हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इस लेक्चर में। शेयर्स एंड मेंबर्स पार्ट बी का अपन लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे। पार्ट ए जैसे कि आपको पता है कि पार्ट ए का पूरा मॉड्यूल में से थोड़ा बहुत अपन ने किया था। पार्ट बी की इसी पीपीटी में से शुरुआती के कुछ एक बेसिक कंसेप्ट, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पार्ट बी में एक सेकेंड लेक्चर में देखी थी। उसकी प्लेलिस्ट में अपने विनीत देशपांडे CACS एकेडमी करके चैनल है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ पे जाके वो लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको शेयर्स एंड मेंबर्स, CS एग्जीक्यूटिव हो गया, CA इंटर हो गया, CMA इंटर हो गया, या फिर फाउंडेशन हो गया, CAC CMA का, तो इसमें शेयर्स एंड मेंबर्स करके अगर चैप्टर अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। शेयर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपना प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, ये सारी चीज़ें अगर अपने को पढ़नी है तो कहीं ना कहीं एक उसका अच्छे से रिवीजन करना है, या एक उसका क्विक रिवीजन करना है, एक कंसेप्चुअल रिवीजन करना है, एक एग्जॉस्टिव रिवीजन करना है। तो डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली इससे बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। पार्ट बी में जो कुछ भी सेकंड पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया है। विनीत देशपांडे CACS एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर वो पार्ट अपलोड कर दिया है। उसकी वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है शेयर्स एंड मेंबर्स करके। पार्ट सी, थर्ड पार्ट अपन लोग यहाँ पे बना रहे हैं। कुछ ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं क्योंकि एग्जॉस्टिव कर रहे हैं, कोई मतलब पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली किस तरीके से काम चलता है। मैं अभी आर्टिकलशिप जब मैं करता हूँ तब कहीं ना कहीं एक तरीके से किस तरीके से प्रैक्टिकल, थेरोटिकल तो है बट प्रैक्टिकली भी क्या 100% ऐसा ही जैसे बुक में दिया गया है, क्या ऐसा ही काम चलता है क्या, ये सारी चीज़ें भी इस लेक्चर में, इस डिस्कशन के दौरान कहीं ना कहीं अपन लोग कवर करेंगे। सो डेफिनेटली आप लोगों को इस पर फ़ायदा ही होगा। सो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो आज अपन लोग देखेंगे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अब्रीज प्रोस्पेक्टस क्या होता है अपना, उसके बाद में सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके बाद में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके बाद में प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सो इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देंगे। सो प्रोस्पेक्टस बोले तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि अपन लोग वहाँ पे एक तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। जब कोई कंपनी IPO लाती है, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने से क्या होता है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है, कंपनी के कौन डायरेक्टर्स है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, उन शेयर्स का प्राइस कितना है, वो पैसे कंपनी कौन से बिजनेस में डालने वाली है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस में आती है। लेट्स से फॉर द एग्जाम्पल आप लोगों ने वहाँ पे अपना एडमिशन कराया होगा, आप लोगों ने अपना एडमिशन 11th-12th में कराया होगा या फिर अभी BCom में कराया होगा। तो आप लोग जब एडमिशन करने गए तो एडमिशन फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को एक प्रोस्पेक्टस दिया गया, एक छोटी सी बुक दी गई जिसमें कि कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर्स है, कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, उस तरीके से उसके बाद में कॉलेज का विजन क्या है, कॉलेज के आने वाले समय में क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, देन कौन से कोर्सेज कॉलेज ऑफर करता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस प्रोस्पेक्टस में रहती है। इन द सिमिलर वे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी वहाँ पे कंपनी का बिजनेस, कंपनी का नाम, डायरेक्टर, शेयर होल्डर का, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कौन से प्राइस पे इशू कर रही है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे एक तरीके से दिए वाली रहती है, ठीक है ना। सो ये प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है तो कहीं ना कहीं इसके टाइप से सेल्फ हो गया, रेड हेरिंग हो गया, अलग अलग सिचुएशंस में जो मोड कंपनी शेयर इशू करने के लिए यूज़ करती है, सो कहीं ना कहीं इससे डिफर होता है कि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कर रही है, या फिर और कौन सा कर रही है। सो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस की जब बात आती है तो प्रोस्पेक्टस बोले तो जब कोई कंपनी को शेयर्स इशू करने रहते तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको कि अपन लोग प्रोस्पेक्टस कहेंगे, जिसमें कि बताया जाता है कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है, किन लोगों को कौन से प्राइस पे वो इशू करने वाली है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, वो सारी चीज़ें, कंपनी का EPS क्या है, जो कुछ भी टेक्निकल अपना फंडामेंटल सारी चीज़ें है। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के जरिए डिस्क्लोज करती है, ताकि एक रैशनल पर्सन एक
इन्वेस्टर एक रैशनल डिसीजन वहाँ पे ले सके एंड कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव से जो कुछ भी बंदा कंपनी में पैसे डालने वाला है, जो कुछ भी बंदा कंपनी में शेयर्स लेने वाला है, जो कुछ भी बंदा कंपनी के शेयर्स को परचेस करने वाला है, कहीं ना कहीं उसका जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कहीं ना कहीं उससे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीटअप हो रहा है क्या, ये उसको अच्छी तरीके से समझ के कहीं ना कहीं वो उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में अभी आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोले तो जब कंपनी कहीं ना कहीं बुक बिल्डिंग इशू से शेयर्स इशू करती है। सो बुक बिल्डिंग क्या होता है, तो जब कंपनी प्राइस रेंज देती है, मतलब समझो कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए और कंपनी ने प्राइस रेंज दिया कि 100 to 120, मतलब कोई भी बंदा 100 to 120 के इसमें प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जब ऐसी प्राइस रेंज दिए वाली रहती है उसे कहा जाता है बुक बिल्डिंग इशू, ठीक है ना। अगर फिक्स प्राइस दिया है कि कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए 120 रुपीज़ के, तो वो हो गया फिक्स प्राइस इशू, ठीक है ना, इसमें प्राइस फिक्स है। बट जब बुक बिल्डिंग की बात आती है, बुक बिल्डिंग बोले तो वहाँ पे कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, प्राइस रेंज देती है, उस प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं अपने को अप्लाई करने का रहता है। अगर वो प्राइस रेंज में अपन ने अप्लाई किया, समझो 100 से 120 दिया है, तो वहाँ पे सब लोग मतलब सब में से कुछ लोग 120 पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे कुछ लोग 110 पे करेंगे, कुछ लोग 100 पे करेंगे। सो जो ज़्यादा प्राइस पे अप्लाई करेगा उसको शेयर्स अलॉट होंगे। समझो एक बंदे ने 120 पे अप्लाई किया 50 शेयर्स के लिए, तो उसको कंपनी उतने शेयर्स दे देगी। एक ने किया 118 पे, ठीक है ना, उसने किया 50 शेयर्स के लिए, उसको भी दे देगी। एक ने किया 114 पे, तो उसको भी दे सकती थी, बट अभी शेयर्स ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने 100 शेयर्स ही इशू करे थे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब अगर जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उतने शेयर्स कंपनी वहाँ पे लोगों को देगी। जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे अप्लाई करेगा उसको पहले देगी, और उसके बाद में जैसे जैसे मतलब वो ग्राफ नीचे आ जाएगा, मतलब सबसे पहले 120 पे किया, उसके बाद भी 118 पे किया, उसके बाद भी 114 पे किया, तो ऐसे सब लोगों को अप्लाई करते जाएगी। सी एट द एंड ऑफ द डे कंपनी बिजनेस कर रही है, जो बंदा ज़्यादा प्राइस देगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी उसको शेयर इशू करेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देखो, आप लोगों को समझो अपनी कार बेचनी है, तो आप लोग किसको बेचोगे, ठीक है ना। आप लोगों ने एक प्राइस रेंज बोली कि भाई 4 से 4.5 लाख में मुझे कार निकालनी है, तो आप लोग किसको दोगे, जो बंदा सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसी को दोगे ना भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन सेम वे कंपनी भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही है, तो जो बंदा ज़्यादा प्राइस देगा कंपनी कहीं ना कहीं उससे शेयर्स वहाँ पे इशू करेंगे, ठीक है ना। सो ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोले तो जब कंपनी को एक से ज़्यादा इशू लाना है एक इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कहीं ना कहीं 1 ईयर की रहती है। जब कंपनी को एक से ज़्यादा इशू 1 ईयर में लाना है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करो, उस चीज़ में है हर बार अपना सारा कंप्लायंसेस में टाइम डालो, सो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन के तरीके बोला, एक सेक्शन की जरिए बोला कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम का एक कंसेप्ट लाया गया है। अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस वहाँ पे फाइल करते हो तो कहीं ना कहीं वो जो वैलिडिटी है उसकी 1 ईयर की, वो 1 ईयर में आप नंबर ऑफ इश्यूज ला सकते हो, जितने भी आप लोगों ने जो भी क्लासेस ऑफ शेयर्स बोलो। समझो आप लोगों ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस में बोला है कि मैं इक्विटी और प्रेफरेंस के इशू इस ईयर में लाने वाला हूँ, ठीक है ना, एक से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं जितने क्लासेस ऑफ शेयर्स आप लोगों ने बोले हैं इक्विटी प्रेफरेंस वो अपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस में, उतने क्लासेस ऑफ शेयर्स के 1 ईयर में जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक उतने इशू आप लोग ला सकते हैं विदाउट फाइलिंग द डिफरेंट प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। मतलब समझो आप लोगों ने 1 अप्रैल को एक इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया जिसमें कि बोला मैं इक्विटी और प्रेफरेंस के अलग अलग इशू 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2027 के बीच में लाऊंगा। फर्स्ट आपका ऑफर ओपन हो रहा है समझो 10 अप्रैल को, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 10 अप्रैल से वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी स्टार्ट होगी। तो 10 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक आप नंबर ऑफ इश्यूज ला सकते हो विदाउट फाइलिंग द डिफरेंट प्रोस्पेक्टस ईच टाइम। मतलब वो जो 1 अप्रैल को आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया था उसी के अंदर उसी के तहत कहीं ना कहीं आप लोग अलग अलग प्रोस्पेक्टस अलग अलग इश्यूज वहाँ पे ला सकते हो। हर बार अलग प्रोस्पेक्टस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल सकते हैं। कंपनी का कंप्लायंसेस में ज़्यादा टाइम ना जाए और कंपनी अपने बिजनेस पे एक तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके। जो भी उनको फंड रेज करने हैं, जो भी मार्केट में फंड डालने, जो भी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में
सर्विस सेक्टर में वहाँ पे फंड डालने, कहीं ना कहीं कंपनी उस चीज़ में वहाँ पे डाल सकती है। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि कंपनी एक साल में एक से ज़्यादा इशू लाना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है और एक से ज़्यादा इशू एक ईयर में ला सकती है। जब भी फर्स्ट ऑफर ओपन होगा वहाँ से उस सेल्फ प्रोस्पेक्टस की 1 ईयर की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर, ये आप लोग पढ़ सकते हो। अब्रीच प्रोस्पेक्टस, अब्रीच प्रोस्पेक्टस बोले तो आप लोगों को बताया कि प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस का होता है। सो कहीं ना कहीं जब कंपनी एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है, अभी तो ये सारी चीज़ें डीमैट में है, वहाँ पे डीमैट में चलती है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, सारे शेयर्स अभी ऑनलाइन ट्रेड होते हैं। सो कहीं ना कहीं बीट प्राइवेट पब्लिक, बस जो कुछ भी स्मॉल कंपनीज है, अब अभी उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई कि अपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, अपना टर्नओवर 100 करोड़, ठीक है ना। इससे पहले थी अपना पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, अपना टर्नओवर 40 करोड़, ठीक है ना। दो एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज एंड अपनी गवर्नमेंट कंपनीज। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे सारी कंपनीज को डीमैट करना, मतलब शेयर का डीमेटलाइजेशन करना, आरटीओ को अपॉइंट कर दिया, अपना रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र एजेंट लिंक्डइन, ये अपना लिंक्डइन टाइम हो गया, उसके बाद में अपना की फिनटेक हो गया, ठीक है ना। इन सारे लोगों को अपॉइंट करके शेयर्स को डीमैट करना, ठीक है ना। आप लोग जब अभी शेयर्स लेते हो, जो कुछ भी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जो कुछ भी ब्रोकर्स है, अपना अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, सो कहीं ना कहीं ये लोग आप लोग जो ट्रेड करते हो, सो कहीं ना कहीं एक शेयर्स डीमैट में हो चुकी है, इसलिए आप लोग उसको अपने मोबाइल से वहाँ पे परचेस कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो, ठीक है ना। सो अब्रीच प्रोस्पेक्टस, अब्रीच प्रोस्पेक्टस बोलते हैं जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, सो कहीं ना कहीं उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है कि भैया जो भी बंदे को शेयर्स के लिए अप्लाई करना है वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म इशू किया जाता है। उसी के साथ में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा बुकलेट वहाँ पे इशू किया जाता है, जिसको भी अपन बोलते हैं कि अब्रीच प्रोस्पेक्टस। अब्रीच प्रोस्पेक्टस बोले तो जो कुछ भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है एट द टाइम ऑफ इशू, तो वो प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, बीट कंपनी रिलेटेड, बीट इशू रिलेटेड, बीट कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी मटेरियल बोले तो वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक बंदे को जो कुछ भी लगती है अपना डिसीजन लेने में कि भैया मुझे इस कंपनी में पैसे डालने या नहीं डालने, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो अब्रीच प्रोस्पेक्टस में वहाँ पे रहती है। वो अब्रीच प्रोस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिए वाली रहती है। जो भी कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है, सो इट इज़ मैंडेटरी टू इशू अब्रीच प्रोस्पेक्टस विद द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि इन्वेस्टर को ये पता चल सके कि कंपनी का एक बिजनेस क्या है, कंपनी कहाँ पे पैसे डालने वाली है, और इधर उसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीटअप होता है कि नहीं, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रेज कर रही है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसे डालने वाली है, कंपनी सर्विस सेक्टर में पैसे डालने वाली है, या फिर कंपनी और कहीं पे पैसे डालने वाली है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पे अब्रीच प्रोस्पेक्टस में एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इशू, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए। आप लोग जब सेम एग्जाम्पल अपन लोग यहाँ पे लेते हैं, आप लोग जब एडमिशन करते हो, आप लोगों को जब एडमिशन फॉर्म मिलता है उसके साथ में एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, जिसमें कि सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन रहती है। उस इंफॉर्मेशन में सारे कॉलेज के कोर्सेज, अपना कॉलेज का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, कॉलेज का प्रिंसिपल, कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, टीचर्स, अपने कॉलेज के वर्किंग आवर्स, फेस्टिवल्स, गैदरिंग, सारे की इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। वहाँ पे कॉलेज के रैंकर्स, जो कुछ भी। सो इन द सेम वे, ताकि कहीं ना कहीं आप लोग देख पाते हो कि भैया मुझे जिस तरीके का कॉलेज चाहिए, क्या सच्ची में ये उसी तरीके का कॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना। मुझे जो सारी चीज़ें कॉलेज में चाहिए, बीट मुझे कॉलेज में जिस तरीके के दोस्त चाहिए, मतलब जिस तरीके का सारा एक माहौल चाहिए, वो माहौल कॉलेज में है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं उससे पता चलता है। वो इन द सेम वे वो प्रॉस्पेक्टस में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं मीटअप कर रहा है कि नहीं। कंपनी का जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है वो अपने ऑब्जेक्टिव से, मतलब अपने को अगर लॉन्ग टर्म में पैसे डालने हैं, और वहाँ पे कंपनी का भी एम भी है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म समझो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसे डालने हैं और कंपनी को वहाँ पे ग्रो करना है। सो कहीं ना कहीं एक आपके ऑब्जेक्टिव से कंपनी का ऑब्जेक्टिव जब अलाइन होता है, सो कहीं ना कहीं आप लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके एक अच्छा डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो, कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं है, ये आप लोग वहाँ पे तय कर सकते हो। सो इसके वास्ते बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अब्रीच प्रोस्पेक्टस बोले तो एक शॉर्ट, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कुछ भी मेन प्रोस्पेक्टस में है वो सारी अब्रीच प्रोस्पेक्टस, एक समराइज्ड वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस कहीं ना कहीं इशू करना पड़ता है। अभी जो कि शेयर्स डीमैट में ट्रेड होते हैं, तो आप लोगों को मेल पे ये सारी चीज़ें मिलती है, मेल पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे IPO का अप्लाई वहाँ पे करते हो,
सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मतलब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जो कुछ भी आप लोग अभी आईपीओ में अप्लाई करते हो, या फिर अगर डीमैट में नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हो, उसके साथ में जो बुकलेट मिलता है उसे कहा जाता है अब्रीज प्रोस्पेक्टस। अब्रीज प्रोस्पेक्टस मतलब एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द इशू ऑफ द कंपनी, ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, टू हेल्प द इन्वेस्टर टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। ठीक है, इसे कहा जाता है अब्रीज इन्फॉर्मेशन, समराइज द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की समराइज चीज़ें, मतलब उसमें कुछ वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी उसमें मेन प्रोस्पेक्टस में उसी में वही सारी चीज़ें अब्रीज प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। ठीक है ना, सो ये कहता है अब्रीज प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में अभी अपन आज के टॉपिक पे आते हैं ऑफर। ये हो गया आपका लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी हुआ था उसका एक अच्छे से रिवीजन। ठीक है ना, उसके बाद में आते हैं ऑफर फॉर सेल एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर फॉर सेल। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों को ऑफर किया, सो कहीं ना कहीं अपन लोग जो है सेबी के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है ना, सेबी बोलता है जाओ लोगों को ऑफर देते हो, ठीक है ना, आप लोगों को शेयर के लिए ऑफर देते हो कि भैया हमारे शेयर परचेस करो। कहीं ना कहीं सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के दायरे में से, सेबी के नज़रिए में आप लोग आते हैं। ठीक है ना, फोकस में आते हैं सेबी के। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू ना करके ऐसा कोई भी लेटर, डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर वहाँ पे इशू करने की, एंड लोगों से कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को इनवाइट करने का कि भैया आप लोग हमारे एक तरीके की शेयर परचेस करो। जो कुछ भी फॉर्मेट है, जो कुछ भी बात बताई गई है, जो कुछ भी सेक्शन में रेगुलेशन में बताया गया है कि आप लोगों को शेयर्स इशू करने हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, एंड देन कंपनी को सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो करने हैं। बट वो सारे रूल्स रेगुलेशन, वो सारे कंप्लायंसेस से बचने के लिए बहुत सारे कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि वो प्रॉस्पेक्टस ना इशू करके, वो फॉर्मेट में ना इशू करके, रफली एक अनप्रोफेशनलाइज कोई नोटिस, सर्कुलर, कोई एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे इशू किया, जिससे कि लोगों को इनवाइट किया कि भैया आप लोग वहाँ पे हमारे शेयर्स परचेज कीजिए। ठीक है ना, एंड वो शेयर्स वहाँ पे उसका इनविटेशन, वो नोटिस सर्कुलर के जरिए वहाँ पे लोगों को दिया। सो कहीं ना कहीं ऐसा कौन सा भी डॉक्यूमेंट जब आप लोग इशू करते हो, जब कंपनी इशू करती है कोई भी नोटिस, सर्कुलर, जिससे कि लोगों को आप लोग इनवाइट कर रहे हो कि भैया हमारे शेयर्स आप लोग परचेज कीजिए इतने इतने प्राइस पे, उसे भी हम लोग डीम्ड प्रॉस्पेक्ट, डीम्ड मतलब मानना, प्रॉस्पेक्टस मतलब प्रॉस्पेक्टस। ठीक है ना, सो उससे भी हम लोग प्रॉस्पेक्टस ही मानेंगे, और वो भी बंदा सेबी के दायरे में आ जाएगा। भले ही आप सेबी ने जो कुछ भी प्रॉस्पेक्टस बोला है वो फॉर्मेट में इशू ना किया हो, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ एक कागज़ पे लोगों को लिख के दिया है कि भैया आप लोग हमारा वहाँ पे शेयर्स परचेस कर लेंगे। भैया सभी बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट आप लोग इशू करते हो लोगों को कि आप लोग हमारे कंपनी के शेयर्स लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसे भी हम लोग प्रॉस्पेक्टस मानेंगे। ठीक है ना, उसे भी प्रॉस्पेक्टस के जरिए उसे भी एक तरीके से मतलब उसे भी प्रॉस्पेक्टस मानेंगे, उसको भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना, आप लोग जो कुछ भी उसकी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करके गए, तो आप लोगों को वहाँ पे बताया कि भैया सारे रूल्स रेगुलेशन लगेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वे चूज़ किया, इनफॉर्मल वे भी चूज़ किया, नोटिस सर्कुलर से भी चूज़ किया, तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटेंशन वही है कि लोगों से पैसे लेने, तो कहीं ना कहीं लोगों सेबी के दायरे में, वो प्रोसीजर के दायरे में आप लोग आ जाओगे। ठीक है ना, सो ये सारी चीज़ें इसको कहा जाता है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है ना, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। समझो आप लोगों को वहाँ पे कोई बाइक, कार परचेस करनी है, ठीक है ना, आप लोगों को बताया कि अभी घर पे बाइक, कार की डिमांड करेंगे तो घर वाले बोलेंगे कि भैया रिजल्ट में अच्छे मार्क लेके आओ, अच्छी सारी चीज़ें करो तो ही ला के देंगे। तो आप लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट डिमांड न करते हुए आप लोगों ने क्या बोला कि भैया हम लोगों के वहाँ पे मतलब हम लोगों के बाहर वहाँ पे 5-10 किलोमीटर क्लासेस है, हम लोगों को बस से जाना नहीं होता, बहुत सारे बहुत डिफरेंट रीजंस आप लोगों ने वहाँ पे दिए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी रीजंस आप लोगों ने दिए डिफरेंट, कहीं ना कहीं आप लोगों ने डायरेक्ट न बोलते हुए एक इनफॉर्मल वे चूज़ किया कि भैया हम लोगों को बहुत चलना पड़ता है, ये चलना पड़ता है, जो कुछ भी है चलना पड़ता है सारी चीज़ें, बट मेन कंडीशन वही रहेगी, आप लोग को वो बाइक, वो कार चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को उतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे। वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो है कि 100% 90% मार्क लाने होंगे तो ही कार मिलेगी। वो डायरेक्ट वो अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बोल के मांगो, वो बोलेंगी 80% 90% स्कोर करो, एंड देन आप लोगों की कार, जो कुछ भी बाइक आप लोगों को, जो कुछ भी मोबाइल लेना है वो आप लोगों को देंगे। वो आप लोगों ने क्या किया कि ये रास्ता न चुनते हुए आप लोगों ने क्या किया
कि कुछ तो रीजंस दिए कि हम लोग को बहुत चलना पड़ता है ये यू। तो पेरेंट्स ने बोला कि कुछ भी हो, इस तरीके से भी अगर कुछ मांगने की कोशिश की, इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं 80-90% वाली अपनी जो आपकी कंडीशन आप लोगों को दे के रखी है पेरेंट्स ने, कहीं ना कहीं वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी। इसे भी अपन लोग या फिर डीम्ड बोलेंगे कि आप लोगों का एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का इंटेंशन क्या है कि वो बाइक वो कार को वहाँ पे एक्वायर करना, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल था। उसी तरीके से जब कंपनी का इंटेंशन होता है कि लोगों से पैसे लेना, लोगों से पैसे रेज करना, सो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट सर्कुलर वो लोग इशू करते हो, बीट प्रोस्पेक्टस बीट एनी नोटिस सर्कुलर, उसे भी अपन लोग प्रोस्पेक्टस ही मानेंगे, उससे भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। सो ये था डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देन आता है अपना ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब जब कंपनी लोगों को इन्वाइट करते हैं अपने शेयर्स परचेस करने के लिए, यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है ना। द डॉक्यूमेंट ऑफर फॉर सेल is an invitation to the general public to purchase the shares of company through an intermediary such as an issuing house or merchant bank. A company may allot or agree to allot any shares or debentures to an issue house without there being any intention on the part of the company to make shares or debentures available directly to the public through an issue of prospectus. The issue house in turn makes an offer for sale to the public. मतलब जब भी कोई कंपनी किसी भी लोगों को, बाहर की पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, उसको एक प्रकार का इनविटेशन देती है कि भैया आप लोग हमारे शेयर्स परचेस करो, हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ो, हमारा जो कुछ भी इशू हमने लाया है वो देखो, और हमारी कंपनी में पैसा डालो, हमारी कंपनी के शेयर्स लो, ताकि हम लोगों को फंड रेज करने में एक तरीके की हेल्प हो सके। सो ऑल enactments and rules of law as to the contents of the prospectus and as to the liability in respect of misstatements in an omission from prospectus or otherwise relating to the prospectus shall apply to such offer for sale following additional information to the matters required to be stated in the prospectus। मतलब prospectus में ये सारी information वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। The net amount of the consideration received or to be received by the company in respect of the securities in which the offer relates and the time and place at which the contract where under the said securities have been or to be allotted may be inspected। मतलब जो कुछ भी अमाउंट आप लोग वहाँ पे उस ऑफर से वहाँ पे रिसीव करने वाले हो, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स एंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग इशू करने वाले हो एंड पर शेयर की प्राइस कितनी है। मतलब अगर 100 शेयर्स इशू करने वाले हो एंड पर शेयर की प्राइस है वहाँ पे 10 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं 100 × 10 मतलब 1000 रुपीज़ आप लोग कहीं ना कहीं इस ऑफर के जरिए रिसीव करना चाहते हो बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में देनी है। सो कंडीशंस टू बी फुलफिल, कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट, ठीक है ना। 6 month में कहीं ना कहीं आप लोगों को टू द पब्लिक वाज मेड 6 month में ऑफर देनी है, ठीक है ना। मतलब अलॉटमेंट के 6 months में अलॉटमेंट के एग्रीमेंट के 6 month में कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑफर फॉर सेल देना है, ठीक है ना, लोगों को। और एट द डेट व्हेन ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय इट। सो कंडीशन क्या है कि ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट, ठीक है ना। मतलब जो कुछ भी आपका अलॉटमेंट एग्रीमेंट होता है, जब भी उससे 6 months में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऑफर फॉर सेल पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, शेयर्स अलॉट वहाँ पे हो जाने चाहिए, ठीक है ना। वही सारी चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए। साइनिंग अथॉरिटी, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द ऑफर डॉक्यूमेंट इज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय द 2 directors ऑफ कंपनी। मतलब जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पे मिलता है, कहीं ना कहीं वो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स में पास किया रहना चाहिए। उसमें से अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो कहीं ना कहीं एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक अपना रेगुलर डायरेक्टर, ठीक है ना। उन्होंने ये सारी चीज़ें वो ऑफर डॉक्यूमेंट साइन किए हुआ रहना चाहिए। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स ने वो वहाँ पे अपना जो है ऑफर डॉक्यूमेंट साइन किए वाला रहना चाहिए। सो ये होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब लोगों को एक तरीके की ऑफर देना शेयर्स के लिए, ठीक है ना। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मतलब ऐसा कोई सा भी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट जो कि लोगों को एक तरीके से इनवाइट करता है कि भैया आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस करो। सो प्रॉस्पेक्टस में कौन से मैटर डालने चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं सेटिंग आउट द रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल
information. According to section 26 subsection 1, every prospectus shall state such information and set out such reports on financial information as may be prescribed by the सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का अदर इनकम कितना है, कंपनी का वहाँ पे एक्सपेंसेस कितना है, कंपनी का ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के लाइबिलिटीज़ कितने हैं, कंपनी के असेट्स कितने हैं, कंपनी की कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी कुछ है क्या, वो सारी चीज़ें, सारे डेट टू इक्विटी रेशो हो गया, कंपनी का करंट रेशो हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी कंपनी में वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए वाले रहनी चाहिए. ठीक है. कंपनी के बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बनी है क्या, ऑडिट हुआ है क्या, ठीक है ना, उसमें कुछ ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है क्या, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में दिए वाली रहनी चाहिए सेबी के और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके. ठीक है ना. Provided until the Securities Exchange Board specifies the information and reports on financial information under this subsection, the regulations made by the Securities Exchange Board under the Securities Exchange Board of India in respect of such financial information and reports on financial information shall apply. मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है वहाँ पे वही सारी चीज़ बोल के रखिए. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कुछ भी कंपनी के, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, असेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज किए वाली रहनी चाहिए. Declaration about the compliance of provisions of Companies Act. To make a declaration about the compliance of provisions of this act and statement to the effect that nothing in the prospectus is contrary to the provisions of this act, Securities Contract Regulation Act 1956 and Securities Exchange Board of India and rules made thereunder. मतलब कंप्लायंसेस की जो कुछ भी रिपोर्ट है, मतलब आप लोग जब इशू लाते हो तो कहीं ना कहीं सेबी की कंप्लायंस, कंपनी की कंप्लायंस कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक तरीके से फॉलो किए, उसका एक डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे देना है. टू मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रॉस्पेक्टस कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द सेबी. मतलब जो कुछ भी आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस जो कुछ भी इशू आप लोग ला रहे हो, कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉपर ऑफर देके लोगों को प्रॉस्पेक्टस इशू करके लोगों को उतने डेज पहले 21 डेज पहले प्रॉस्पेक्टस वगैरह सारी चीज़ इशू करके सारे कंप्लायंसेस करके सेबी को इन्फॉर्म करके, सेबी एक्ट फॉलो करके, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन ऑफ एक्ट फॉलो करके, विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द एक्ट, विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कहीं ना कहीं ये इशू आप लोग ला रहे हैं. ये सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस के जरिए ये डिक्लेरेशन वहाँ पे देना है कि आप लोगों ने इन शॉर्ट आप लोगों ने सारे कंप्लायंस करके रखे हैं. ठीक है ना. ये सारा डिक्लेरेशन आप लोगों को वहाँ पे देना है. ठीक है ना. उसके बाद में आता है शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट बोलते तो जब इशू होता है, समझो 100 शेयर्स का इशू लाया, 100 शेयर्स लोगों को इशू कर दिए. ठीक है ना. तो 100 शेयर्स लोगों को इशू कर दिए, 100 शेयर्स समझो 10 पर्सनस को, 10 शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए, सब लोगों ने 10 शेयर लिए. कहीं ना कहीं अभी वो शेयर उन लोगों ने लिए, उसका एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है जिसमें कि दिए वाला रहता है कि हम लोग, जिसमें कि कंपनी एक तरीके का डिक्लेयर करती है कि हम लोगों ने इस बंदे को शेयर्स इशू करे हैं, ये बंदा का वो शेयर सर्टिफिकेट पे नाम आएगा, उसको कितने शेयर्स इशू किए उतने शेयर्स आएंगे, वो शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर बोले तो समझो अभी कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए, 1 to 100 कंपनी ने फर्स्ट टाइम इशू किया, IPO करा, समझो वो अपने 100 शेयर्स का, उसमें से शुरुआती के 10 शेयर्स मैंने लिए, 1 से 10 शेयर्स, सो मेरा डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा 1 से 10. सेकंड वाले बंदे ने लिए 11 से 20 वाला नंबर वाला शेयर, उसको अलर्ट है, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर है 11 to 20. ऐसे करते करते थर्ड वाले को 21 to 30, ऐसे करते करते वो सारे डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि इस बंदे के पास वहाँ पे 10 शेयर्स है, तो 10 शेयर्स है तो उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, मतलब शुरुआती के 10 शेयर्स मेरे पास है, इसके बाद में सेकंड नंबर वाले के पास है, उसके बाद में थर्ड नंबर वाले के पास है, तो उसका डिस्टिंक्टिव नंबर, वो बंदे का नाम, उसकी प्राइस कितने, उसकी टोटल प्राइस कितनी, उसका नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर मिला के कितना हुआ, समझो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने 10 शेयर्स लिए इंटू एक शेयर की प्राइस 10 रुपये, मतलब वहाँ पे हो गया अपना 100 रुपीज़. सो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कितनी प्राइस हो गई, उसके बाद में उसका डिस्टिंक्टिव नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का सीन, कंपनी का रजिस्टर एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर. अभी 1 से 10 शेयर्स मैंने लिए तो वहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट नंबर हो गया 1, सेकंड वाले का हो गया 2, थर्ड वाले का हो गया 3. उसके बाद में फोलियो नंबर मतलब फोलियो नंबर सब बंदे का एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है ना. फोलियो नंबर मतलब अगर मेरा फोलियो नंबर रहा 1 तो कहीं ना कहीं मेरा उस कंपनी के लिए हमेशा फोलियो नंबर 1 ही रहेगा. मतलब अगर मैं उसके बाद में अगर और कंपनी इशू लाती है और मैं और शेयर्स लेता हूँ तो मेरा सर्टिफिकेट नंबर समझो अभी वहाँ पे 10 जनों ने शेयर्स लिए
तो आप मेरा सर्टिफिकेट नंबर 1 है, सेकंड वाले का 2 है, थर्ड वाले का 3 है, फोर्थ वाले का 4 है, ऐसे करके सब लोग के 10 है। देन कंपनी ने और लाया इशू लाया और 10 जनों को शेयर्स वहाँ पे इशू किए। और फिर मैंने और वहाँ पे अपने नए शेयर्स के लिए नए इशू में अप्लाई करा, तो मेरा सर्टिफिकेट नंबर समझो 11 आ गया। तो सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो सकता है, बट रजिस्टर्ड फोलियो जो है, फोलियो मेरा एक ही रहेगा, ठीक है ना, हर कंपनी के लिए। मतलब समझो ए प्राइवेट लिमिटेड में मेरा वहाँ पे फोलियो नंबर है 1, और मैंने फर्स्ट इशू में वहाँ पे 10 शेयर लिए, फोलियो नंबर 1, सर्टिफिकेट नंबर 1। सेकंड वाले बंदे ने वहाँ पे 10 शेयर्स लिए, उसका फोलियो नंबर 2, उसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2, ऐसे करके समझो 10 जनों का हो गया। उसके बाद में 11वें उसके बाद में कंपनी ने और एक लाया इशू, और एक इशू में मैंने फिर से अप्लाई किया, ठीक है ना। तो मेरा बाद में फिर मैंने हर 10 शेयर्स के लिए किया अप्लाई, तो मेरा सर्टिफिकेट नंबर आएगा 11, बट मेरा फोलियो नंबर रहेगा 1। फोलियो नंबर नेवर चेंजेस, इट स्टिक टू द पर्सन फॉर दैट कंपनी इन द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। मतलब वो पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में वो शेयर होल्डर्स का वही फोलियो नंबर रहेगा, फोलियो नंबर चेंज होता नहीं है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे दे वाली रहती है। और वो शेयर सर्टिफिकेट्स पे एक स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होते हैं अपने, वो लगाने के रहते हैं, जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी है। मतलब समझो अभी वहाँ पे मैंने 10 शेयर्स लिए, ठीक है ना, वो मेरे सर्टिफिकेट 1 में 10 शेयर्स थे, 10 शेयर्स इंटू अपना 10 रुपीज़ का 1 शेयर्स, मतलब हो गया 100। सो जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी है समझो 0.01% है, तो 100 रुपीज़ की 0.01% जो कुछ भी आता है, सो जो कुछ भी अमाउंट वहाँ पे आता है उतने रुपीज़ के रेवेन्यू स्टैम्प आप लोगों को वहाँ पे वो शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके से स्टिक करनी होगी। और अगर वो शेयर्स में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो वो शेयर सर्टिफिकेट के पीछे वहाँ पे एक ब्लैंक पेज रहता है, वो ब्लैंक पेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए वाली रहती है कि कौन से बंदे को वो ट्रांसफ़र किए, उसका डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या था। सो जब भी बंदा शेयर सर्टिफिकेट देखेगा वहाँ पे नाम होगा कि ये बंदे के नाम पे ये शेयर सर्टिफिकेट्स है, और उसको अगर उसके पीछे देखेगा तो अगर वो शेयर्स ट्रांसफ़र हुए तो उसकी एंट्री वहाँ पे, वो ट्रांसफ़र की एंट्री वहाँ पे रहती है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। जस्ट सेकेंड ना।